बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी का अख्ताम क्या होगा? सीज़ फायर तो हो गया, सीज़ फायर ख़त्म होने में अब चंद घंटे बाकी हैं, बल्कि अख्ताम की तरफ चला गया है। इस अख्ताम के बाद जब दोबारा आगाज़ होगा तो वो कैसा होगा, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या होगा? क्या पाकिस्तान TTP को, दरअंदाजों को, ख़ास तौर पर फितना खवारिज को, फितना उल हिंद को रोक पाएगा? क्या सूरत बनेगी? पाकिस्तान क्या एक्सट्रीम कार्रवाई कर सकता है? तमाम चीज़ों का आज जायज़ा लेंगे, क्योंकि मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं, और अच्छे मामलात अगर नहीं है तो उसके ऊपर तबसरा तज्जिया ज़रूरी है कि सूरत बनेगी क्या, ताकि लोगों को इस हवाले से मालूम हो सके। मेरे साथ अफगान अमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। साथ में ज्वाइन किया मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने। रोकड़ी साहब, आपका भी शुक्रिया। कुछ सियासी मामलात का भी तस्करा आपसे हो जाएगा। और साथ साथ में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर आबिद साहब ने, कुछ देर के अंदर मुझे ज्वाइन करेंगे। एहसान साहब, इब्तिदा सर आपसे ही करता हूँ। सर, ये फरमाइएगा, सीज़ फायर अब ख़त्म हुआ चाहता है, बल्कि ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या सूरत हाल बनेगी? क्या ये इसमें जो है वो मज़ीद कशीदगी आएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरान? क्योंकि सीज़ फायर के दौरान भी बुनियादी तौर पर सीज़ फायर तो नहीं हुआ जो पाकिस्तान चाहता था, और वो सीज़ फायर ये था कि किसी तरीके से TTP की दरअंदाजी को रोका जाए, फितना हिंद के पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाई को रोका जाए। हाँ बिल्कुल, जब तक ग्राउंड पे मामला ठीक ना हो, जिस तरीके से हमला हो रहे हैं, बल्कि आज भी बहुत बड़े तर्ज का हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में। वहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कंपाउंड था, उसको टारगेट किया गया और मल्टीपल सुसाइड अटैकर्स जो हैं वो अंदर घुसे थे। और अभी ये भी इतलात आ रही हैं कि हाफिज गुल बहादुर फैक्शन जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ ड्रोन सुसाइड अटैकर नहीं, बल्कि हमने ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए थे इस अटैक के लिए। तो बहुत बड़े तर्ज के सोफिस्टिकेटेड किस्म के हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में भी। और पाकिस्तानी जो हुकाम है वो मुसलसल कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं अफगानिस्तान से, वहाँ से तश्कीलें आती हैं, पाकिस्तानी तालिबान की लीडरशिप वहाँ पर है, और सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान ही बल्कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी भी है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में जब तक ग्राउंड पे मामला ठीक नहीं होंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि ये जो सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई है, जिसके ख़त्म होने में तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ ही टाइम बचा है, घंटा 40 मिनट, तो ये चीज़ें इंटैक्ट रह पाएंगी। अभी कुछ है यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि दोहा में कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तानी सीनियर हुकाम और अफगान तालिबान के, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचे भी हैं कि नहीं, क्योंकि सीज़ फायर का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो मामला जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी ग्राउंड पे ख़राब हैं, और मज़ीद भी मुझे लग रहा है कि मुश्किलात बढ़ेंगी, और जो बॉर्डर क्लेशेज हमने देखी पिछले कुछ दिनों में वो हो सकता है दोबारा से रिज्यूम हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक चीज़ को, यानी जिस सीनियर ऑफिशियल से हमारी बात होती है वो बार बार कहते हैं कि जो भी बड़े तर्ज का हमला होगा पाकिस्तान में, और अगर हमें एविडेंस शवाहिद मिले कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है तो हम रिएक्ट करेंगे, और फिर वहाँ से तालिबान भी रिएक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि अभी जो मामलात हैं, पहले तो ये था डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बिल्कुल ब्रेक डाउन था, लेकिन अभी तो बाकायदा जंग और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन एहसान साहब, जो बात हम करते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, तो जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है कि वो उन तमाम लोगों को समझा सकें कि जो पाकिस्तान पे हमलावर हो सकें, उनको रोक सकें? समझाना तो चले उनका काम नहीं है, उनका काम रोकना है, तो क्या वो रोक सकेंगे? क्या उनको कोई खौफ तो नहीं है कि अगर वो इनको रोकेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, उनके अंदर स्प्लिट हो जाएगी, उनके साथ जो है वो कोई और ग्रुप मिल जाएंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फितना खारिज के साथ, और फिर जो है वो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी? तो आखिर क्या चीज़ें रोक रही हैं अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से? उसमें एक अहम फैक्टर ये, आप जब भी अफगान तालिबान की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करें तो वो एक चीज़ का खदशे का इजहार करते हैं कि जो TTP के लोग हैं, ये नो कि हमने अगर इस पर क्रैकडाउन शुरू किया तो ये दाइश खुरासान की तरफ ना चले जाएं, और वो ये भी वो करते हैं कि दाइश खुरासान जो है उनकी बुनियादी TTP के कुछ लोग थे उन्होंने रखी है, तो ये खदशात तो हैं उनके जहन में। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि दोनों जो गिरोह हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो या जो पाकिस्तानी तालिबान, ये तो यहाँ पे 20 साल से हमें बताया जाता था कि ये यानी एक जो अफगान तालिबान है वो गुड तालिबान है, जो पाकिस्तानी है वो बैड तालिबान है। लेकिन हम चूंकि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी करते हैं तो हमें ये चीज़ें वहाँ बहुत यहाँ आती, क्योंकि वजीरिस्तान से मेरा अपना ताल्लुक है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि TTP की सीनियर लीडरशिप, हक्कानी नेटवर्क के सीनियर लोग, ये एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ इनकी तश्कीलें उस वक्त होती थी पाकिस्तान से जाके अफगानिस्तान में, और TTP के जो सुसाइड ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ से लोगों को ट्रेन करके भेजा जाता था अफगानिस्तान में। तो इनका आइडियोलॉजिकल इतनी यानी ये आपस में यानी वो लिंक्ड अप है चीज़ें कि मुझे नहीं लग रहा कि अफगान तालिबान जो हैं
वो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। पाकिस्तान ने ये भी कई मौकों पर यानी उनसे कहा है कि आप चलें इनको यानी ये ना करें कि उनको या मारे या हैंड ओवर करें, पाकिस्तान के हवाले कर दें, बल्कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान बॉर्डर से दूर के इलाके हैं वहां पे इनको मूव कर दें, इनको और इनकी फैमिलीज को। और उसके लिए पाकिस्तानी जो हुकाम थे वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी तैयार थे। एक थर्ड कंट्री मेडिएशन भी इसमें हो रही थी, लेकिन वो भी पूरा ना कर सके अफगान तालिबान। तो मुझे लग रहा है कि मामला जो हैं फिलहाल कोई उसका मुझे नहीं लग रहा है कि मामला ठीक होंगे, क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं हो पा रहे। और पिछले 2 साल से काफ़ी एफर्ट्स हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से भी और कुछ रीजनल कंट्रीज। अब रिसेंटली भी हमने देखा है कि एक ट्राईलैटरल मैकेनिज्म जिसमें चाइना को बीच में लाया गया पाकिस्तान की जानिब से, उनकी तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन वो चीज़ भी नाकाम साबित हुई। तो ऐसी कोई मुझे इंडिकेशंस नहीं मिल रही कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं कि मामला ठीक होंगे। ठीक हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सवाल मैं रोकड़ी साहब से जो करूंगा उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपसे भी जरूर पूछूंगा, लेकिन मैं पहले रोकड़ी साहब को शामिल गुफ्तगू। रोकड़ी साहब, सर ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान का हम ये बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान की आशीर बात के साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, फिर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान पे हमला किया गया अफगान तालिबान की तरफ से, तो उनके जो मुत्तकी साहब हैं वो तकवा अपना जो है वो इंडिया के अंदर बिखेर रहे थे, तो ये मुत्तकी साहब कहाँ से अचानक जो है वो हिंदुस्तान की छत्र छाया में चले गए? मैं कोई उल्टा सीधा लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन कहाँ से जो है वो उनको कुर्बत हासिल हो गई? इंडिया के साथ उनका क्या लिंक बन गया था? क्या बहुत पहले से इंडिया के साथ ताल्लुकात थे, अचानक मौका देख के इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए गए? क्या आपको इसका बैकग्राउंड लगता है रोकड़ी साहब? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया मसूद खान ने, कि उसको मैं ये जोड़ूंगा कि आपका फाइनल राउंड विद अफगानिस्तान शुरू हो गया, जिसको आप एक अरसे से किसी तरीके के साथ हल करने की कोशिश में थे। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि चाहे टीटीपी है चाहे बीएलए है, ना सिर्फ उनकी लीडरशिप वहां पर काबुल तक में बहुत ज्यादा एहतमाम के साथ प्रोटेक्टेड रहती रही। अब ये भी कोई शक नहीं रह गया कि अफगान जो रिजीम है तालिबान का, वो टीटीपी को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। वो वाला भी था कि जी ये अपनी मर्जी करते हैं तो हम इनको इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, वो सारे चैप्टर्स क्लोज हो गए। आप लिंक कीजिए पाकिस्तान के अंदर रॉ की एक्टिविटीज को, चाहे कश्मीर है उधर इन्होंने क्या किया, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के इनसाइड क्या किया, और फिर अफगान बॉर्डर के ऊपर जब इन्होंने ये कार्रवाइयां शुरू की तो एन उस वक्त मुत्तकी साहब जो उनके वजीर खारजा हैं वो पहुंच जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में पहुंचकर वो कोई इंडियन डॉक्ट्राइन को इंडोर्स नहीं कर रहे, वो आरएसएस का जो डॉक्ट्राइन है उसको इंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानात कुछ ऐसे आए हैं कि हम इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो उनका अपना मसला है, कश्मीरी जो है उनका अपना मसला है। तो इंडियन रॉ का और आरएसएस के डॉक्ट्राइन को मुत्तकी साहब ने इंडोर्स किया। अब मुत्तकी साहब का जो अपना कैरेक्टर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 30 साल से कोयटा के अंदर एक बहुत मशहूर मकाम है नवाकली, मुत्तकी साहब वहां पे हैं। मुत्तकी साहब का अपना जो मदरसा है वो वहां पे है। मुत्तकी साहब की जो बेटी की जिस बंदे के साथ शादी हुई है उसका जो वालिद है हिम्मत खान नामी आदमी, जो डॉक्टर भी है या हकीम है, वो पहले वहां पर हिकमत करते थे। इस वक्त तो कमर्शियल अताशी है जो उनका कौंसल खाना है आपका अफगान गवर्नमेंट का इन कोयटा। बल्कि नवाकली के मुत्तकी साहब के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे इस वक्त अफगान वो जो काउंसिल खाना है उसके अंदर मुलाजिम है। मुत्तकी साहब वहां पर को जमीनों का लेन देन भी बहुत करते हैं। मुत्तकी साहब का एक बहुत करीबी दोस्त है काकड़, जो उनके भाई का पार्टनर भी है। भाई एक अलग बात है कि इस वक्त अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी सीट के ऊपर पहुंच चुका है, तो उसके साथ वहां पर ये जो सोसाइटीज होती हैं हाउसिंग सोसाइटीज भी काट रहे हैं। तो जो पैसा है वो पैसा भी पाकिस्तान के अंदर है। पिछले 30 साल से औलाद नस्ल भी पाकिस्तान में है, बेटियां भी पढ़ रहे हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन इस वक्त आकर ये फाइनल राउंड शुरू करने की क्या जरूरत थी, ये सबसे अहम चीज है। ये चीजें छुपी छुपाई तो चल रही थी, लेकिन उन्होंने आकर समझ ये आती है कि इंडिया ने अपना फाइनल राउंड जिस मकाम के लिए उसने जिसको वहां पर इन अफगानिस्तान तैयार किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने अपना फाइनल राउंड शुरू कर दिया है। अब अगर हम ये कहें कि अफगान रिजीम के हाथ में है सारा कुछ, नहीं। अफगान रिजीम जो कंधार कॉरिडोर है वो टोटली डिफरेंट एक्ट करेगा। आगे जलालाबाद की तरफ चले जाएं या उन खोस्त वाले इलाकों को, उनका एक अलहदा मेयार होगा। लेकिन हमें जो इस वक्त इशू आ रहा है और आने वाले दिनों में आएगा,
जिसका जो स्पिल है वजीरिस्तान के ऊपर भी गिरता है, द्राबन के एरिया के साथ शामिल कर लें, और इवन ये टूवर्ड्स मजीद जो है साउथ की तरफ हमारे कुछ इलाके जो डेर इस्माइल खान के और उस तरफ के पंजाब के साथ मिलते हैं, तो वहां पर भी ये जाने की कोशिश करेंगे। इस तमाम ग्रोह को आप कंधार कॉरिडोर के अंदर से ऑपरेट होता हुआ देखेंगे, और जो कंधारी ग्रुप है उसको आप बहुत ज्यादा प्रो इंडियन स्टैंस के ऊपर ऑन ग्राउंड अमल करता हुआ देखेंगे। नजर ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में अखवान के अंदर उनके अपनी जो उनका जो सेटअप है उसके अंदर टूट फूट शुरू हो जाएगी। मैं रोकड़ी साहब टूट फूट के हवाले से आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं जरा टीपू साहब की तरफ जाना चाहता हूं। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि मुख्तलिफ फ्रंट खुल सकते हैं इस जंग के, हर तरफ से, कोयटा की साइड पर यानी कि बलूचिस्तान की साइड पे, केपी की साइड पे, पंजाब से मुत्तसिल बॉर्डर में, तो 3-4 फ्रंट आपने बताए, और कंधार ग्रुप आप कहते हैं कि जी वो हिंदुस्तान के साथ जाके मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे हम नहीं छोड़ सकते कि हम आगे निकल जाए। मैं ज़रूर जो है वो टीपू साहब आप ज़रा इस पर फरमाइएगा कि ये जो इंडिया का तस्करा होता है, ये दोस्ती का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ अफगानियों का, अफगानिस्तान का, अफगानियों के बजाय अगर हम उसको अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम कहें, क्योंकि हम तो ये तसव्वुर किए बैठे थे कि जो अशरफ गनी है, जो उससे पहले साहब थे, वो सारे के सारे जो है वो हिंदुस्तान नवाज थे। हिंदुस्तान का यहाँ पे क्या फ़ायदा है, यहाँ की हुकूमत का हिंदुस्तान से क्या फ़ायदा है कि जब बराह रास्त बॉर्डर न मिलते हों, क्या पर्पस क्या है, और ये कब कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई कि जो हमने देखा कि 7-8 दिन मुत्तकी साहब के जो थे वो उसके अंदर बड़ी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने बिल्कुल घर के अंदर मौजूद है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का वो है, तो ये काफ़ी अरसे से, यानी ये जब से पाकिस्तान बना है तो तब से इनके ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ पे गवर्नमेंट्स आई है, तो लेकिन और इस पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी सॉवरेन जो स्टेट है वो किसी के साथ भी ताल्लुकात बनाए, चाहे वो इसराइल के साथ क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल में वो उनके अपने मामलात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की श्योरिटी जो कि पाकिस्तान के कंसर्न का बायस ना बने, वो ये कि अब इंडिया अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें, ये मेरे ख्याल में इस पे फोकस होना चाहिए। और दूसरा ये कि तालिबान जो हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली इन्होंने अपने जो डिप्लोमेसी के हैं एक्सपर्टीज, वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें साबित किए पूरे दोहा पीस प्रोसेस में, जिस तरीके से उन्होंने वो डील कराई और पूरा अफगानिस्तान उनके झोली में चला गया, तो वो चीज़ें तो हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो इंडियन यानी गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से कि ये ट्रैप हो रहे हैं। मुत्तकी साहब वहाँ पे गए, दौरा करना चाहिए। एक तो ये कि एक्सटेंशन वहाँ पे इतने अरसे तक रहना, और दूसरा ये कि वहाँ पे बैठ के फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना, तो इस चीज़ को उनको वो यानी वो मामलात पे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि रिसेंटली सिर्फ ये नहीं कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान इंडिया की एक टेंशन रहती है, लेकिन बल्कि रिसेंटली बाकायदा एक जंग हुई है पिछले महीनों में, तो उस चीज़ को वो इंडिया ने पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। फिर अगर वहाँ उनका मीडिया उठा के देखे तो उन्होंने मजीद उसको फ्यूल अप करने की कोशिश की, और जिसका अभी भी अगर सोशल मीडिया पे देखें तो अफगान तालिबान के जो यानी हमले हैं पाकिस्तान में, या TTP के जो हमले हैं, तो इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे कि वो यानी नॉन मुस्लिम होंगे, इंडियन नेशनल होंगे लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन वो अल्लाह अकबर के नारे उसके ऊपर कोट ट्वीट कर रहे होंगे। तो इसका एक ही मकसद है जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है कि जिस तरीके से भी हो, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, और ये दोनों मुमालिक जो हैं यानी जंग की तरफ बाकायदा वो चले जाएं। और मुझे तो ये खौफ भी है कि ये मामला उसी तरफ जा भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी यानी इस एंगल पे फोकस रखना चाहिए, और अफगान गवर्नमेंट भी है, क्योंकि हिस्टोरिकल अगर देखें तो तालिबान अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत रही है, उनके जब भी पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब हुए हैं तो वो खुद भी यानी फिर क्राइसिस का शिकार हुए हैं। वो चाहे अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो, उससे पहले अगर मुजाहिदीन की हुकूमतें हों, तो तालिबान के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इंडिया को यानी की कोशिश है कि वो एक्सप्लॉइट करें, वो तालिबान को ट्रैप करें, अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करें पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे यानी ये खदशात जो हैं ये फ्यूचर में मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा अहम सवाल यह है कि रिजीम चेंज हो सकती है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कर्नल आबिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। कर्नल साहब से भी ज़रा कुछ दिफाई मामलात के ऊपर बात करें। कर्नल साहब, 3-4 मकामात पे अगर महाज खुल जाए, जिस तरीके से अभी खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब कह रहे थे,
तो उनमें एक ये है कि जी बलूचिस्तान की तरफ इतना बड़ा बॉर्डर पे अगर जगह जगह महाज खुल जाए, उनका कंट्रोल एक जानिब ना हो, कोई कंधार ग्रुप हो, कोई काबुल ग्रुप हो, कोई जलालाबाद ग्रुप हो, कोई जो है वो डेरा इस्माइल खान के आसपास के इलाके का जो 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 मामलात हैं, यानी कि एजेंसियों के साथ का जो इलाका है वहाँ का हो, तो ये सारे ग्रुप अगर अफगानिस्तान से एक्टिव हो जाएं तो पाकिस्तान कैसे दिफा करेगा सर? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी देखें जब मल्टीपल फ्रंट्स खुल जाएं तो फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एक तो ये बात है कि जब मल्टीपल फ्रंट अगर तो कन्वेंशनल टर्म्स में खुले तो डेफिनेटली वो एक इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस मिलिट्री थॉट कि आपने उसको कैसे करना है। लेकिन अगर मल्टीपल फ्रंट ऑलरेडी जो है वो ग्रे जोन में खुले हुए हों, यानी मेरा मतलब ये है कि सब कन्वेंशन लेवल पे खुले हुए हों, जहाँ पे फिफ्थ कॉलमिस्ट और दरअंदाजी के जरिए, टेररिज्म के जरिए, तो फिर तो आप उसको फिर एज अ होलसम प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि वो फिर सारे के सारे आपके जो अक्रॉस द बॉर्डर जो इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपकी एक इंटरनल सिचुएशन की डिस्टेबलाइजेशन होती है। अच्छा अभी देखिए आप ऐसे बात कर रहे थे कि जो अफगान गवर्नमेंट है या आप जो रजीम कह लीजिए इसको कि ये किस तरीके से अब इंडिया में जाके देखिए इंडिया का तो थॉट, उनकी जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो है ये, वो चाणक्य की जिसको वो चाणक्य कहते हैं, वो ये है कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। सो पहले उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान तो हमारा एनिमी नहीं था, अभी नहीं है, हम तो नहीं मानते कि अफगानिस्तान हमारा एनिमी है। उन्होंने पहले अफगानिस्तान को हमारा एनिमी बनाया और फिर इस चीज को साबित करने के लिए कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड, उन्होंने अब ये कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। और उसमें वो जो पिछले 20 साल नेटो फोर्सेस जब यहाँ पे रहीं तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को दी गई थी नेटो के साथ थे, उसमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि नेशन बिल्डिंग की और जो पीस ऑपरेशंस थे और जो सिविल सेक्टर में और जो सिविल स्पेक्ट्रम के अंदर जो कार्रवाइयां थी उसकी इजाजत सारी की सारी इंडिया को दी थी। तो इंडिया ने उसका फायदा उठाते हुए जो एनिमिटी है वो इन्फ्यूज की आम अफगान के दिल में और पाकिस्तान के अगेंस्ट। हालांकि अगर देखा जाए तो नेटो का हिस्सा वो था जो 3 लाख लोग पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में मरे, उसका जो पार्ट था, इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट, पाकिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं था। और आज वही जो रजीम है वो इंडिया के साथ इन कोलैबोरेशन, वहां से कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जा रही है। तो एक पैराडॉक्स है। इसीलिए देखिए कि आपने जो अभी मल्टी फ्रंट की बात की, जब पाकिस्तान कहता था अफगान तालिबान को कि आप इनको टैकल करें, ये यहाँ पे आते हैं, हमारे पास प्रूफ है, पिछले 1.5-2 साल से सारे शवाहिद दिए गए, तो वो ये कहते थे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये तो डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो उनका अपना अपना इलाका है, हम तो उनकी कॉन्ग्लोमरेशन है, एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेशन, और उनके हम तो बिहाफ से काबिल पे रूल करने हैं, हमारे उसमें नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ही कह जाता कि फिर हमें करने दें। और यही केस पाकिस्तान ने जो अपना जस्टिस बेलम यानी जस्ट वॉर का केस पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में बिल्ड किया। और तो नाउ पाकिस्तान हैज द राइट कि आप भी नहीं कर सकते, आप कर भी नहीं रहे, और अब तो आप ये भी जाहिर हो गया कि आप उल्टा उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि जो पोस्ट हैं जहाँ से फायर हो रहा है वो अफगान नेशनल आर्मी की हैं, वो बटालियन हेडक्वार्टर्स जहाँ पे तश्कील हो रही है वो अफगान नेशनल आर्मी की हैं, वो पीछे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जहाँ पे और भी बहुत सारा वो जो चिकन सूप और अल्फाबेट सूप ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIK और TILM और अलकायदा और पता नहीं कौन कौन से, वो भी आपने पीछे बहुत पीछे वहाँ पे हैं। तो फिर अब पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं बचती थी कि पाकिस्तान जो है वो अब उसको खुद टैकल ना करे। कल साहब मेरे साथ ही रहिएगा, जरा एहसानुल्लाह साहब जरा आप फरमाइएगा, रिजीम चेंज का कितना चांस मौजूद है अफगानिस्तान में? एक तो रिजीम चेंज ये तो एक पूरा एक प्रोसेस होगा, लेकिन इस रिजीम चेंज से पहले जो इस वक्त अफगान हुकूमत मौजूद है इसमें आपस में कितने इख्तलाफात मौजूद हैं, और इख्तलाफात की बुनियाद पाकिस्तान क्या है या ये आपस के इख्तलाफात हैं कि तुम कुर्सी पे क्यों बैठ गया, मैं क्यों नहीं कुर्सी पे बैठ गया, अगर कोई इख्तलाफात हैं तो? मेरी जो अपनी इतलात है, अक्सर हम पाकिस्तानी मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ देखते हैं कि कंदहारी अब जो ग्रुप है और फिर जो पख्त या पख्तीका का ग्रुप है, यानी हकानीज वर्सेस कंदहारीज, कि उसके माबैन काफ़ी डिफरेंसेस हैं और वो किसी वक्त भी खाना जंगी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और एक उठ के दूसरे को टॉपल कर सकते हैं। तो मेरी जो पर्सनल इतलात हैं वो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल।
और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक वहाँ पे ग्रुप है NRF के नाम से, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं पंचेर इस साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे। तो उनकी भी अभी फिलहाल इतनी कैपेसिटी नजर नहीं आ रही कि वो कोई सीरियस चैलेंज बन सके अफगान तालिबान गवर्नमेंट के लिए। एक और ग्रुप जो जिहादी ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जो दैश खुरासान, हाँ, उनकी तरफ से यानी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अफगान गुलबदीन साहब की जो पूरी पार्टी है हिज़्ब इस्लामी, वो तो जैसे तालिबान की हुकूमत आई तो उनको तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन किया गया, यानी उन पे पाबंदी है, वो जलसे वगैरह नहीं कर सकते। उनकी जो मीटिंग्स भी होती हैं अपने पार्टी के लोगों के साथ, तो वो भी उनके घर पे या उनका वहाँ पे एक मस्जिद है काबुल में, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कैंपेनिंग वगैरह पे कंप्लीट पाबंदी है, वो सिर्फ हिज़्ब इस्लामी पे नहीं बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हवाले से पूरा उनका एक फतवा आ चुका है अफगान तालिबान का। ये दाइश खुरासान जो है वो सीरियसली तो यानी थ्रेट पोज कर रहा है अफगान तालिबान को। उनकी कैपेसिटी अगर नंबर वाइज देख लें वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी एक कैपेबिलिटी हमने देखी है जब से तालिबान की हुकूमत आई है कि उनके स्लीपर सेल्स जो हैं वो, चाहे वो काबुल में भी यानी अक्सर हम सुनते हैं कि हर महीने या 2 महीने बाद एक वहां पे जो तालिबान इंटेलिजेंस सर्विस से GDI उनकी तरफ से एक ऑपरेशन होता है ISKP के स्लीपर सेल्स के खिलाफ, तो वो टारगेटेड एसेसिनेशन उन्होंने की भी है। अफगान तालिबान के जो रिफ्यूजी मिनिस्टर थे खलील हकानी, उनको टारगेट किया गया। एक और बड़े सीनियर आइडियोलॉग थे अफगान तालिबान के अब्दुर्रहीम हकानी, उनको टारगेट किया गया। गवर्नर्स को टारगेट किया गया, पुलिस चीफ को टारगेट किया गया। तो अगर इन केस ISKP की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है जिसमें जो इनके टॉप लेयर्स जो लीडरशिप है उसमें किसी को मारा जाता है, तो फिर खदशात हैं कि डिवीजन हो, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाए तालिबान के रैंक्स में। लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो अफगान तालिबान फेस कर रहे हैं क्यों रिजीम चेंज के हवाले से। हाँ, एक चीज है कि हिस्टोरिकली मैंने शुरू में भी बात की कि पाकिस्तान जो है उनका एक क्रूशल रोल रहा है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान की वहां पे हुकूमतें रही हैं, कि अगर पाकिस्तान के साथ मामला उनके खराब हो जाते हैं तो फिर उनके लिए भी वहां पे हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्यूचर में यानी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही हैं, फ्यूचर में मामला किसी साइड पे भी जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगा कि किस ग्रुप को सपोर्ट करें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है तो वो दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है कि ये नहीं तो कौन हुकूमत करें कि जो पाकिस्तान के मुतालबात पूरे कर सकें, जो बिल्कुल जायज़ है कि दरअंदाजी को रोका जाए? उसमें एक चीज है कि एक सोच है, यानी अब मामला किस तरफ जाते हैं वो तो अब फ्यूचर में पता चलेगा। उसमें ये कि अगर अफगान तालिबान अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, TTP की शक्ल में, बलोच जो आम सेपरेटिस्ट हैं BLA वगैरह उनकी शक्ल में, हाफिज गुल बहादुर फैक्शन की शक्ल में, तो पाकिस्तान भी यानी फ्यूचर में हो सकता है कुछ इस तरह के प्रॉक्सी एलिमेंट्स, आर्म्ड प्रॉक्सी एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें फॉर्मर जो रिजीम है अशरफ गनी और करजई के हुकूमत के लोग या उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ यानी इस तरह की मामला जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कॉर्नर हो चुका है अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से। मुसलसल हमले हो रहे हैं, अभी जो बॉर्डर पे क्लेशेस हो रहे थे अब फिर भी हमले हुए, और अगज़ई में एक हमला हुआ जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। आज मेरली में हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में, और वो जो टारगेटेड एसेसिनेशन है क्रॉस खैबर पख्तूनख्वा, पुलिस वालों को टारगेट करना, लेवीज वालों को, FC वालों को, वो भी मुसलसल जारी हैं। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत कम बचे हैं, वो एक्सट्रीम मेजर की तरफ चीजें जा सकती हैं। वो तंग आमद जंग आमद वाली सिचुएशन जो है मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मामला उस तरफ जा सकते हैं। एक्सट्रीम मेजर की आपने बात की, मैं जरूर इसके ऊपर आऊंगा। कर्नल साहब आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक्सट्रीम मेजर पाकिस्तान का क्या होगा, लेकिन जरा रोकड़ी साहब सर रोशनी डालिएगा। आपने भी रिजीम चेंज की बात की थी, अफगानिस्तान में इख्तलाफात की बात की थी, जो तालिबान के आपस के धड़े हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, तो ये इख्तलाफात कोई पाकिस्तान के फायदे का सबब बन सकते हैं? कोई रिजीम चेंज का मामला हो सकता है? रिजीम चेंज हो तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान किसी धड़े को सपोर्ट करे कि वो इक़्तिदार के अंदर आ जाए? करें क्या आप इस वक्त? देखिए बात जो अहम चीज है वो ये है कि तालिबान के अंदर ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जो दाइश के करीब है, और उनके जरिए वो दूसरे जो अपने जो उनके अंदर जो लोग हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को वो टारगेट जरूर करते हैं, और ये पता है सारों को। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जो है कभी भी तालिबान की इस मौजूदा अप्रोच को उस तरीके से इंडोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी चीज जा RSS डॉक्ट्राइन की तरफ रही है। तीसरी चीज,
तालिबान ने कुछ भी जो करना है या इंटरनेशनली जहां पर भी वो खड़े हैं दोहा के अंदर बैठकर किसी भी मुआहदे को क्या वो जो भी कहेंगे उस पर कायम रहेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि वो किसी भी मुआहदे पर कायम दायम नहीं रहेंगे, जिस पर उनको जो फैसिलिटेशन चाहे कतर से मिल रही है चाहे कहीं से भी, तो जो एतबार है वो इंटरनेशनली भी इन लोगों का एतबार खोएंगे। आखिरी चीज जो मैं जिसकी बात पर कहूंगा कि ये सारे का सारा जो काम है कि क्या ये सारे फ्रंट खोल पाएंगे, मैं इस पर अपना दे देता हूं कि सारे फ्रंट ये नहीं खोल पाएंगे। ये ज्यादा जोर रखेंगे कंधार वाले कॉरिडोर के ऊपर। पाकिस्तान अपने बॉर्डर के ऊपर अपने स्टेट को जो है गार्ड करने के लिए पहले से अलर्ट है। हमारे लिए थ्रेट थी टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन, और जिस पर बहाना ये लोग ये करते थे कि जी ये क्योंकि इन्होंने हमारी मदद की थी तो हम इनको फलानी जगह भेज देते हैं, तो आप हमें ये कहें। तो वो जो तमाम बहाने थे या उनके इन बहानों को हमारे पाकिस्तान में बैठकर अगर कोई मानता था कि यार यस इट इज पॉसिबल कि वो उनको फलानी जगह सेटल करने लगे हैं, फलानी जगह सेटल करने लगे हैं, तो वो तमाम चीजें भी खत्म हो गई। अब आपके पास पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन क्या रह गई है, क्योंकि सारी खेल को इस खास स्पेसिफिक टाइम में आपने शुरू नहीं किया। ये तो 2 साल का तसलसल है जो बॉर्डर के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, और फाइनली आके इरप्शन है इस्लावा की। तो मेरे ख्याल के अंदर ये काम बढ़ेगा, और आप जितना मर्जी मुआहिदा करेंगे उनके साथ, आप इंटरनेशनल जो है चाहे दोहा है चाहे सऊदी है, आप उनकी बातों को पाबंद रहेंगे, क्योंकि आप एक कंट्रोल्ड स्टेट हैं। आपकी एक्टिविटीज एक पॉइंट से लेके आखिरी तक आपका जो ऑर्डर है वो कंट्रोल्ड है। आप एक रोग स्टेट नहीं है, जबकि उनका कमांड एंड कंट्रोल जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। कहीं पर कोई आदमी किसी भी जगह एक लूज हरकत कर सकता है। तो अब इस बहुत कमजोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जो अफगानिस्तान में मौजूद है, आप कैसे किसी मुआहदे की तरफ जाएंगे या कौन उनका गारंटर बनेगा, ये सवाल है। दूसरा, क्या वो रुकेंगे? मेरा ख्याल है कि ये चीज बढ़ेगी और आपको वंस एंड फॉर ऑल कुछ लाइंस को डिसाइड करना पड़ेगा, और आप कर चुके हैं। और पाकिस्तान को क्या पब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से मज़ाहमत का सामना आएगा, या वो क्या पाकिस्तान के खिलाफ होंगे? मेरा इस पे टेक है कि अफगानिस्तान की अवाम जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी, बहुत थोड़े लोगों के। और ये जो लोग वहां पर कर रहे हैं इन एक्टिविटीज को जो बढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर कहूंगा ये आरएसएस डॉक्ट्राइन को एंडोर्स कर रहे हैं। कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात इनके वो नहीं है कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात हों, ये आरएसएस डॉक्ट्राइन को एंडोर्स करते हुए उसकी सपोर्ट में ताल्लुकात है। ठीक हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो कर्नल साहब जरा फरमाइएगा, एक्सट्रीम मेजर की एक बात हो रही है कि पाकिस्तान के पास अब आखिरकार जो है वो शदीद कार्रवाई के अलावा ऑप्शंस नहीं होंगे। रोकड़ी साहब का भी यही कहना था, महसूद साहब का भी यही कहना था। तो सूरत-ए-हाल यही लगती है कि सर अगर कोई मुआहिदा हो भी जाता है तो उसका गारंटियर जो भी हो उस बेचारे को कोई गारंटी नहीं होगी कि जिससे वो मुआहिदा कर रहा है उनकी कैपेबिलिटी इतनी है या नहीं है, और मुनज़्ज़म तो वो है ही नहीं ज़ाहिर है कि उस तरीके से। तो सर पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन क्या बचते हैं एक्सट्रीम कार्रवाई की, अगर खुदा न खास्ता इसकी ज़रूरत पड़ी तो? जी, रोकड़ी साहब ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जी। मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक स्टडीज में हम पढ़ते हैं कि एक रिवेंचर स्टेट होती है जो अपनी दोबारा से हिस्टोरिकली टेरिटरी का क्लेम होता है और किसी मुल्क पे फिर वो उस तरह की कार्रवाई करते हैं। एक रिविजनिस्ट स्टेट होती है, स्टेटस को स्टेट होती है, एक लिमिनल स्टेट होती है। लिमिनल स्टेट वो होती है जिसका बॉर्डर के दोनों तरफ 2 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, लेकिन उनमें से एक लिमिनल वो होती है जिसका बॉर्डर के दोनों तरफ असर रसूख होता है, कंट्रोल होता है, चाहे वो एक दोनों तरफ एक ही डायस्पोरा की वजह से हो, चाहे वो ग्रेन ऑफ द ज्योग्राफी की वजह से हो, चाहे वो ट्रेड रूट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से हो, चाहे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से हो। तो इस कॉन्टेस्ट में जो लिमिनल स्टेट है वो पाकिस्तान है। अच्छा, अब जो रोकड़ी साहब बात कर रहे थे, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो उसमें 21-22 सेक्शंस हैं, जिसमें ये सारे का सारा जो उनकी गवर्नेंस का जैसा भी ये रैग टैग सिस्टम है, ये कोई आप कह लीजिए कि कन्वेंशनल गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है। ये एक तरह से एक टेम्पररी सा और एक अनकन्वेंशनल सा सिस्टम है, और उसके साथ अफगान लोग हैं, अफगान जो अवाम है वो है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था, देखिए पिछले 20 साल में जो थोड़ी सी खतरनाक बात यह है कि ये तो सिस्टम पिछले बड़े अरसे से ऐसे ही चला आ रहा है, जो
सेक्शन का सिस्टम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, लेकिन जो अवाम थे उनको पिछले 15-20 साल से इंडिया ने जो उसकी प्रेजेंस थी वो पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश। अच्छा, अब हमने करना क्या है? जो आपने पूछा था कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं समझता हूँ हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो मिलिट्री एक्शंस हैं, क्योंकि हमारे अगेंस्ट जो किए जा रहे हैं, इसके जवाब में अपने डिफेंस में, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी बका के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए हम बहुत स्वेयर एक्शंस लें। उन जो भी किल ख्याल है, हमारी ऑप्शन ये होनी चाहिए कि हम इसको इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी अपने कंक्लूजन पे पहुंचा सकें, और वो आई थिंक स्विफ्ट, डिसाइसिव और कंसंट्रेटेड मिलिट्री एक्शन, और उसके साथ साथ फिर अवाम को वहाँ के अवाम को हमारे साथ एंगेज करना। अब ये कैसे होगा? दिस हैज टू बी मेड। इसके लिए हमें अपनी साइड पे जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको पूरा इफेक्टिव करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी को करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स काइनेटिक एलिमेंट जो है उसकी एप्लीकेशन एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। महसूस साहब, सवाल आपसे बनता है सर, आलमी बरादरी क्या करेगी? अमेरिका का छोड़ा हुआ तोहफा है, नेटो का छोड़ा हुआ तोहफा है, इत्तेहादी फौजों का छोड़ा हुआ तोहफा है। हमारे साथ तो वो हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी जिसको मुल्ला अनवर की आदत कर रहे थे। तो ये तो अमेरिका ने आकर वो फसाद फैलाया कि जिसकी बुनियाद पर आज हमसे हमारे गले डालकर जो वो हार चले गए। तो आलमी बरादरी क्या करेगी? किसके साथ खड़ी होगी? कितना दबाव देगी अफगान तालिबान के ऊपर? ये सिर्फ दबाव देगी और अमली तौर पे कोई पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान से एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, एक तो पिछले 20 साल तक यानी ये सिर्फ समझ रहे हैं कि अफगान तालिबान जो हैं ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो इस थ्रेट को समझ नहीं पाए। एक तो ये, और दूसरा जो सबसे बड़ा था वो मेरे ख्याल में दोहा पीस प्रोसेस। यहाँ पे खुद हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो दोहा पीस प्रोसेस का हिस्सा थे बराह रास्त, तो वो खुद यानी क्लेम करते हैं कि हमने फैसिलिटेट किया इस पूरे प्रोसेस को, और वो फिर हमने इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज भी कर रही है कि दोहा पीस प्रोसेस को पाकिस्तानी फैसिलिटेशन के साथ कंक्लूजन की तरफ वो लेके गए। अमरीकी खुद भी कहते हैं। तो वहाँ पे तो अमेरिका ने अपनी जो थी यानी सिक्योरिटी एश्योरेंस वो तो कराई कि अफगान सरजमीन जो है वो अमेरिका और उनके जो एलाइज है उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हमने वो चीज़ उनसे ना करा सके कि उसमें वो खुसूसी तौर पे टीटीपी का भी जिक्र करते, क्योंकि उस वक्त भी ये जो टीटीपी का थ्रेट था वो एग्जिस्ट कर रहा था। इक्का दुक्का हमले हो रहे थे टीटीपी की जानिब से। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ अगर उस वक्त वो कराते तो वो डिप्लोमेटिकली और एक बहुत बड़ा यानी एक टूल आपके पास होता कि आप पूरे इंटरनेशनल फोरम में उसको आप प्रेजेंट कर सकते। वो भी हमने नहीं किया। फिर पिछले 20 साल तक यानी पाकिस्तान ने जो अमेरिका का वो वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करके वहां पे एक जंग लड़ी है, वहां पे अशरफ गनी की हुकूमत तो यामद करज़ई, तो वो अमरीकियों से एक चीज का वो यानी वो कर सकते थे डिमांड के रिटर्न में हम जो ड्यूरन लाइन का मसला है इसको आपने रिजॉल्व कराना है। अफगान हुकूमत को भी बिठाएं, हमें भी बिठाएं, कोई एग्रीमेंट हो इंटरनेशनल जो मॉनिटर्स हैं उनके सामने, क्योंकि ये जो पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरन लाइन का जो इशू है ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि यानी सर उठाता है और इसकी वजह से सारे जो मामला हैं वो खराबी की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया महसूस साहब, मेरे पास टाइम जो है वक्त जो है वो खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो से तशरीफ लाए। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ जो है वो कर्नल आबिद साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।